हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी गो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के नोट्स जो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हैं। पहली 2 यूनिट में आपको बता चुका हूँ इसमें कि आज तीसरी यूनिट में से टॉपिक है संसद पार्लियामेंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, भारतीय संसद की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको आ सकता है लोकसभा की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है राज्यसभा की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और आपको क्वेश्चन आ सकता है संसद की संरचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, हमेशा की तरह मैं जैसे बताता हूँ। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आप क्वेश्चन का आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे। उसके बाद आता है राज्यसभा। तो पहले यहाँ पे अगर राज्यसभा पूछा है तो राज्यसभा के बारे में लिखेंगे। पहले 2-4 लाइन राज्यसभा के बारे में लिखेंगे। फिर इसकी संरचना किस प्रकार हुई है उसके बारे में लिखेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे एक चार्ट या एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है हरियाणा की 5 हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला चार्ट दिख रहा है आपको, ये है जो संघीय क्षेत्र हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, सबसे कम पुदुचेरी में। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है वहाँ पे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाता है आपका कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या कार्यकाल क्या रहता है वो यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आप लिखेंगे वो है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी लिखेंगे। इसके बाद आता है लोकसभा के बारे में अगर पूछा जाए तो लोकसभा के बारे में आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले लोकसभा के लिए आप 2-4 लाइन लिखेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से जैसा आपने राज्यसभा में लिखा था, संरचना किस प्रकार से संरचना है, किस आर्टिकल में, या इसके बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद आप लोकसभा में लिखेंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर भी आपको पॉइंट इस प्रकार से देने हैं। लोकसभा के अंदर भी आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, हरियाणा पे यहाँ पे 10 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सबसे ज़्यादा। आप भी इस प्रकार से अपने स्टेट की और सबसे कम कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और संघीय क्षेत्रों का मैंने यहाँ पे पूरा ही बनाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा और नगर हवेली में 1 है, दमन और दीव में भी 1 है, दिल्ली में 7 है, लक्षद्वीप में 1 है, पुदुचेरी में 1 है। तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की जो सीटें हैं वो इस प्रकार से हैं। उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट अगला, सीटों के आवंटन का आधार। ठीक है,
इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका चुनाव कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, जैसे मैंने आपको दे रखा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। उसके बाद आ जाता है लोकसभा के जो सदस्य हैं उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता इसके बाद अगला जो पॉइंट है योग्यता है। तो इस तरीके से योग्यताएं हैं, योग्यताएं आप लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इन नोट्स को जो मैंने लिखे हुए ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। गाइड में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा, और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और कम लगेगा, ठीक है। मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब इनको मैंने छोटा करके लिखा हुआ है ताकि आसानी से याद भी हो जाएं और कम लिखना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट है वो है कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है। लोकसभा जो पहली लोकसभा थी 1952 से 1957 तक, उसके बारे में लिखा है। और 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, ठीक है, 2022 में, ठीक है। अब 2024 में वैसे भी इलेक्शन है, ठीक है। तो ये 17वीं लोकसभा चल रही है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को अच्छा बनाने के लिए। यहाँ पे इसके बाद आप लिखेंगे पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद आता है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद सदस्यों के जो भी विशेषाधिकार हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर भी हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे इस तरीके से, जैसा आपको स्क्रीन पर लिख रहा है इस तरीके से आप लिखेंगे। जो भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपको एक नोटबुक में नोट कर लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि आप वीडियो बार बार नहीं देख पाओगे। कापी में इनको जरूर नोट करना ताकि और किसी के काम भी आ सके और आप लोगों को भी आसानी हो पढ़ने में। तो इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट, संसद के अधिवेशन एवं गणपूर्ति। संसद के कुछ अधिवेशन होते हैं, गणपूर्ति होती है, उसके बारे में भी दिया गया है। इसके बारे में आप लिखेंगे। संसद की सीटों का खाली होना अगला पॉइंट है। ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा सा है, क्योंकि और इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन और ये वीडियो दोनों ही लंबी होने वाली है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे संसद की शक्ति एवं कार्य, जो कि पूछा ही जाता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये पक्का आएगा कि संसद की शक्ति एवं कार्य लिखिए, और ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2-4 लाइन पहले लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है इसकी पॉइंट बाय पॉइंट इसकी शक्तियाँ लिखेंगे जो भी जिस सेक्टर में है। वैधानिक शक्ति यहाँ पे नंबर 1 है, तो वैधानिक शक्ति आप लिखेंगे पहले। आर्टिकल 245 में दिया गया है संसद की जो वैधानिक शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 245 में दिया गया है, ठीक है। तो जो पहली शक्ति है वो है वैधानिक शक्ति, उसमें इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियाँ, दूसरा पॉइंट। इस तरीके से आप उसमें लिखेंगे। ये कुछ यहाँ पे दिए गए हैं टॉपिक्स,
इनको भी आप लिखेंगे। वाद विवाद, प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, जो सेकंड पॉइंट था उसके अंदर यही सब है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, ये भी यहाँ पे लिखेंगे आप। निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये सेकंड शक्ति हो चुकी है। अब ये थर्ड शक्ति यहाँ पे आती है, ठीक है। ये आती है वित्तीय शक्ति। तीसरे नंबर की जो शक्ति है वो आप लिखेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में आप ये सब लिखेंगे। तो 3 शक्तियाँ हम कर चुके हैं और अब आ गई चौथी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति जो भी है संसद की, वो इसमें दी गई है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आती है 5वीं शक्ति, संशोधन की शक्तियाँ। संसद की जो संशोधन की रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो यहाँ पे है। और आर्टिकल 368 के अंडर ये संशोधन की शक्ति है संसद को। ये भी आप याद रखेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है। उसके बाद जो 6वीं शक्ति है वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद 7वीं नंबर की शक्ति आती है विविध शक्तियाँ। इन शक्तियों के अलावा जो भी पावर्स हैं संसद के पास वो इस तरीके से हैं विविध शक्तियाँ। इनको आप पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे समझा सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को और अच्छा बनाना चाहते हो तो ये विविध शक्तियाँ जरूर लिखना। और जो मेन पावर्स हैं वो तो आपको लिखनी है, जो ऊपर 6 थी ना वो आपको लिखनी है। इनमें से चाहे आप पॉइंट कम करके लिख लो, पर ये भी लिख देना। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है राज्यसभा के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। ये अगर पूछा गया है तो आपको लिखना है, नहीं तो अन्यथा नहीं लिखना है। बाकी जो आपको मेन जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना वो आपको लिखने लिखना। जैसे लोकसभा के बारे में लिखा है तो उसकी पावर्स लिख दो, लोकसभा के बारे में लिख दो, ठीक है ना। राज्यसभा के बारे में पूछा तो राज्यसभा के बारे में लिख दो। तो जो आपको मेन पूछा गया है सबसे पहले आपको वो लिखनी। काफ़ी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, यही कोई 7-8 पॉइंट्स होंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतया राज्यसभा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। तो उसके पक्ष और विपक्ष की बात हो रही थी ना, तो ये पक्ष में ये सब तर्क हैं राज्यसभा के। स्थायी सदन इसमें आ जाता है, ठीक है। संघीय व्यवस्था के लिए अनिवार्यता यहाँ पे आ जाता है। लोकसभा के समय की बचत, ये इसके पक्ष में तर्क दिया गया है यहाँ पे। विधेयकों की दोहराई इसके संबंध में दिया गया है। उच्च स्तरीय वाद विवाद, महाभियोग के अनुकूल, विशिष्ट कार्य,
तो इस तरीके से राज्यसभा के तर्क में यहाँ पे दिए गए थे। राज्यसभा एवं लोकसभा में संबंध, अगर ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ज़रूर लिखना, या फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये ज़रूर लिखना आप। बाकी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन में पूछा गया मेन पहले वो लिखना है। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप ये ज़रूर लिखना। राज्यसभा लोकसभा में संबंध, कानून निर्माण, ठीक है, पहला पॉइंट है। वैसे एक मामूली सी बात है कि आपको ये तो पता ही होगा कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं और लोकसभा की ही जो पावर है वो राज्यसभा से ज़्यादा है, क्योंकि लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा जो है वो केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा की जो भी कानून बनाती है लोकसभा, उसको ही लागू किया जाता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिखेंगे। न्यायिक क्षेत्र में यहाँ पे दिया गया है। तो संबंध की बात यहाँ पे हो रही है अभी, ठीक है। न्यायिक क्षेत्र में क्या संबंध है, संविधान में संशोधन के संबंध में क्या संबंध है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में इन दोनों में क्या संबंध है, राज्यसभा में लोकसभा में। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ हैं उसके बारे में दिया गया है। भारतीय संसद के पतन के कारण, अगर ये पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि भारतीय संसद के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर ये पूछा जाता है आपको लिखना है, ठीक है। तो संसदों की अनुपस्थिति यहाँ पे एक कारण हो सकता है संसद के पतन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना है। अगला पॉइंट है इसमें, संसद की बैठकों में कमी, ये भारतीय संसद के पतन का एक कारण हो सकता है। अगला पॉइंट है, साधारण व्यक्तित्व के सदस्य, ये इसके पतन का कारण हो सकता है। अड़ियल प्रकृति के सदस्य, ये भी भारतीय संसद के पतन का एक विशेष कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं। मंत्रियों का अनुत्तरदायी व्यवहार भी भारतीय संसद के पतन का एक कारण हो सकता है। प्रदत्त विधायन, अगला पॉइंट है, ये भी संसद के पतन का कारण हो सकता है, ठीक है। संसद का कार्यपालिका पर नाम मात्र का नियंत्रण, ये भी भारतीय संसद के पतन का एक कारण है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी भारतीय संसद के पतन का एक विशेष कारण हो सकता है। लोक धन पर नाम मात्र का नियंत्रण, ये भी इसके पतन का एक विशेष कारण हो सकता है।
अध्यादेशों का प्रचलन, यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया गया है, अध्यादेशों का प्रचलन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है और लास्ट में आप एक 8-10 लाइन का निष्कर्ष लिखेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन आपको हर क्वेश्चन के उसमें आंसर में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निष्कर्ष लिखेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख़त्म। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही नोट्स पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।